So dear students, today we are going to start the revision of the strategic management, and today we will do the two chapters. We will do the revision of two chapters. First strategic management introduction से हम लोग begin करेंगे, और strategic management introduction जो है इसमें एकदम कम टाइम लगेगा बिकॉज छोटा चैप्टर भी छोटा है और एज वेल एज आपको पता भी है कि ये 3 नंबर मिला के 30 मार्क्स आपके एग्जाम्स में कवर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी का मतलब समझते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को और ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल रिसोर्सेस को राइट वे में यूज करना, ताकि हम अपने सेटेड गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। इसके लिए हम जो प्लान तैयार करते हैं विच इज नोन एज द स्ट्रैटेजी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, all about integrating the organizational activities and utilizing and allocating the scarce resource within the organizational environment so as to meet the present objectives, ताकि हम अपने प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी इज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू फुलफिल द, टू अचीव द टारगेट सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें हम क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्सेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसको फुल तरह से यूटिलाइजेशन कर सके, इसके लिए हम स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं। तो स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज and utilizing and allocating the scarce resources within the organizational environment so as to meet the objectives of the organizations। और कोई भी जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए, हमारे जो क्या टारगेट सेट किया गया उस टारगेट को केयर में रखते हुए, ना कि स्ट्रेटेजी हम वैक्यूम में करते हैं। आप जैसे अपने स्टडीज के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि आप कैसे अपने एग्जाम्स को वन टाइम में क्लियर कर सकोगे, तो आप जो ये स्ट्रेटेजी बना रहे हो अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, ये क्या वैक्यूम में आप स्ट्रेटेजी बनाते हो? ना कि आपके पास कुछ टारगेट्स है, कुछ टारगेट्स है, टाइम ड्यूरेशन है, कितना हमें स्टडीज करना है, क्या हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है इसके लिए, कितना हमारे पास स्टडी मटेरियल है, कितना हम पढ़ाई कर सकते हैं, सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑल मैटर्स इज कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग अ स्ट्रेटेजी। इन सारे मैटर को हमें क्या करना होता है? कंसीडर करना होता है स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। वैक्यूम में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है? व्हाइल प्लानिंग अ स्ट्रेटेजी इट इज इसेंशियल टू कंसीडर दैट decisions are not taken in a vacuum and that any act taken by a firm is likely to be met by a reaction from these affected competitors, customers, employee and suppliers। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, that any act taken by a firm मतलब कंपनी, to be met by a reaction from those affected। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आता है तो उस स्ट्रेटेजी से अफेक्टेड होने वाले जो पीपल है वह कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कंपटीटर भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकता है और आपका सप्लायर भी हो सकता है, या आपके जो भी स्टेक रखने वाले आपके कंपनी में जो इंटरेस्टेड पर्सन है, सभी लोग अफेक्टेड होते हैं। और उनका इफेक्ट का क्या इस स्ट्रेटेजी से रिएक्शंस आ रहा है, ये भी इस मैटर को भी हमें स्ट्रेटेजी फॉर्म करते वक्त कंसिडर करना पड़ता है, इससे भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नंबर 2 पॉइंट आपका है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन, stream of decisions and actions which lead to the development of an effective strategy or strategies to help achieve objectives, to help achieve objectives। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ द गुड डिसीजंस एंड एक्शंस which lead to the development of the strategy and strategies which help to achieve the organizational objectives, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजीज के बना बहुत सारे हम लोग डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे डिसीजंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजीज। और स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए जो हम मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस लेते हैं, which is the strategic management। strategic management के objectives क्या है? what are the objectives of the strategic management? strategic management की objectives क्या है? पहला, discharge board responsibility, board of directors की responsibility को कम करता है strategic management। forces and objective assessment,
प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें ये फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन, इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव्स। तो ये सारे पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को डॉट टू डॉट आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस, मतलब लॉट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। लॉट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस मतलब क्या हुआ? लॉट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बहुत सारे डिसीजंस अपने स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसमें लॉट ऑफ डिसीजंस हम जो लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है? यह बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करता है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें फोकस करता है। और फ्रेमवर्क फॉर द डिसीजन मेकिंग हमें प्रोवाइड करता है, हमें किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, किस सिचुएशन में कैसा डिसीजंस लेना है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें इसके लिए क्या करता है? फ्रेमवर्क रेडी करके देता है। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन डिसीजंस में सपोर्ट करता है। मेजरमेंट ऑफ द प्रोग्रेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोग्रेस को कैसे हम अपने टारगेट्स, तो वन टाइम में जस्ट टारगेट आपने बनाया और डायरेक्ट अचीवमेंट तो नहीं होता ना, धीरे धीरे प्रोग्रेस भी होता है वर्क में। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारी ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, इस बात का भी हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से पता चलता है। और हमें ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव भी हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये ऑल एडवांटेजेस पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या है? द फ्यूचर डज नॉट अपहोल्ड एज एंटिसिपेटेड। आपको ये बात पता है कि जैसा हम लोग एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर को, क्या फ्यूचर वैसा ही जाता है? वैसा ही जाता है। हमने स्ट्रेटेजी बनाया, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन कोई ये श्योर है कि हमारी स्ट्रेटेजी जैसे हमने फॉर्म किया उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर हमारे हिसाब से चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। सो फ्यूचर डज नॉट अपहोल्ड एज एंटिसिपेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसे तो वैक्यूम में होगा नहीं, इसको करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिस्ट लोगों को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो मैनेजमेंट में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली दिस इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए महंगा है, एक्सपेंसिव है। दूसरा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट, इसमें है लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, इमीडिएट इफेक्ट इसका तुरंत समझ में भी नहीं आता है। और इम्पेड्स द फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें होता है। इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? व्हाई इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस हैविंग द इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 2 चैप्टर आज मैं कराऊंगा आप लोगों को, 2 चैप्टर, ध्यान से एकदम समझ के रखोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? डिस्कवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं, यानी बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं अपने स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेशन में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, तो हमारे वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों हमारे सामने आते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो हमारे वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों, ऑर्गेनाइजेशंस के वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों डिस्कवर होते हैं। फिर ये पहला इंपॉर्टेंस तो इसका यही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फायदे क्या है? हमारी मजबूती क्या है ये हमें पता ही नहीं था, ये पता चल जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर उसके वीकनेस भी सामने आएंगे। आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल थ्रेट्स। हम ये भी स्वॉट एनालिसिस अगले चैप्टर में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। हम अपने क्या करते हैं, अपने पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को भी हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, हमारे बिजनेस के लिए क्या थ्रेट हो सकता है, इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सही से करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंस का? डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इन लाइन। गोल्स इन लाइन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, हम अपनी कमजोरी के हिसाब से अपना लक्ष्य तय करेंगे क्या? हमारी जो वीकनेस है, हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो वीकनेस है, आपकी जो वीकनेस, आप अपने वीकनेस के हिसाब से अपना लक्ष्य तय करते हो ना, कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या उसके हिसाब से आप अपने लक्ष्य तय करते हो। तो कोई भी बिजनेस फॉर्म अपने अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और अवेलेबल जो उसके पास स्ट्रेंथ है,
स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेस है, उसके अकॉर्डिंग वह क्या कर सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सबसे बड़ी बेनिफिट है ये, सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि हमें अपना गोल्स ही नहीं पता चलता, हम गोल्स कैसे डिस्कवर कर पाएंगे अपने, हमारे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, एज पर अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को इन लाइन सेट कर सकते हैं कि मुझे इस गोल्स के बाद ये गोल्स, इस गोल्स के बाद ये गोल्स अचीव करना है। ये हम सेट कर सकते हैं अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है, इंप्लीमेंट चेंजेस टू ओवरकम वीकनेस एंड मैनेज द थ्रेट्स। दुनिया में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, दुनिया में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में स्वॉट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। और स्वॉट एनालिसिस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते भी हैं, जितने जो टॉप मोस्ट कंपनीज आप दुनिया की जानते हो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये सभी लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं। और जब भी इनको पता चलता है अपने स्ट्रेटजीज में कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए थ्रेट क्या है, तो ये क्या करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं अपने वीकनेस को खत्म करने के लिए, अपने वीकनेस को मिनिमाइज करने के लिए, थ्रेट को खत्म करने के लिए। हमारे जो थ्रेट है, थ्रेट को देखो पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, कंपटीशन हर जगह पे है, लेकिन ये वीकनेस और थ्रेट को मिनिमाइज तो हम बहुत अच्छे से जरूर कर सकते हैं। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग चेंजेज टू ओवरकम द थ्रेट्स एंड द वीकनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का और एक इंपॉर्टेंस क्या है, अनदर इंपॉर्टेंस क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, अनदर इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यह है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड द विजन एंड मिशन और डायरेक्शन टू फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, फ्यूचर के लिए मिशन, विजन और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए विजन, मिशन, डायरेक्शन सब प्रोवाइड करता है। कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर में काम करना है, आगे कैसे वर्क करना है, ये प्रोवाइड करता है। बिल्ड अ डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होना चाहिए, स्टैटिक की डायनेमिक, ऑब्वियसली डायनेमिक होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द चेंजिंग वर्ल्ड, एवरी डे कस्टमर्स के डिमांड बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे रखने चाहिए, एज पर द कस्टमर नीड, एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ना कि हम अपने तरीके से कस्टमर को बेचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब पहले जमाने में चलता था, अभी क्या है, हमें कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हमें क्या होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपने स्ट्रेटजीज से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक होना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन केयरफुली तरीके से करती है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग भी बनता है और एज वेल एज डायनेमिक भी बनता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इतने पॉइंट्स अगर आप लिख के आते हो ना एग्जाम्स में, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, एक नंबर नहीं कटेगा, लिखना होगा आपको लेकिन ये सारा चीज। और नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प टू अचीव ग्रोइंग एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। हम कैसा ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोइंग एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। स्टेबल किसको बोलते हैं भाई, जिसको अपने कंपटीटर्स लोगों से वह स्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कंपटीशन आकर के उसको गिरा देगा ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री से उसको बाहर कर देगा, ऐसी परिस्थितियों में नहीं, स्टेबल सिचुएशन में है, अच्छे उसके सेल्स मार्जिन है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है उसके पास, तो सेल्स उसके अच्छे, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, ग्रोइंग है, टाइम टू टाइम उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज बढ़ रहे हैं, उसका प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर रहा है, तो इससे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ग्रो करता है या स्टेबल लेवल में स्टैंड रहता है, ये एक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टेप्स वाले जो पॉइंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लाइव में करके समझ पा रहे हो ये वाला सारा चीज, अभी मेरे को रिप्लाई करो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में जो स्टेप्स है ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होगा अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो। सर आता है क्या एग्जाम्स में, बिल्कुल आपके एग्जाम्स में आता है, यहाँ पे सारे वही पॉइंट उठा के रखे गए जो आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चंस बना करके। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये स्टेप वाले जो पॉइंट है ना, इसको स्टेप जो 1 में बताऊंगा उसको 1 में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 4 वाले को 2 में लिख दिया, 2 वाले को 4 में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होगा। तो स्टेप 1 में पहला नंबर पॉइंट हमारा क्या है, आइडेंटिफाइंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग बिजनेस मिशन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। आइडेंटिफाइंग और डिफाइनिंग द बिजनेस मिशन, विजन, डायरेक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा। नंबर 2 स्टेप्स हमारे क्या, ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशंस भी है,
मैं आपको बोलूंगा ना कि आप सभी लोग एक्सप्लेनेशंस देखियो आपको मेन लेक्चर्स में एक्सप्लेनेशंस आपको बहुत अच्छे से केयरफुली पूरा बने फुल टू फुल बता रखा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो स्टेप्स वाले जो पॉइंट है ना, मैं आपको स्टेप्स समझा रहा हूं अगेन, आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन जरूर अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल्स ओपन करके और पढ़ लीजिएगा। सारे सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये बात है, आप निकालो अपने इंस्टीट्यूट का ये स्टेप्स वाला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन जरूर, थोड़ा 2-3 लाइन करके सारे पॉइंट्स का आप जरूर से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का? एनवायरमेंटल एनालिसिस करना। हम अपने बिजनेस एनवायरमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को बिजनेस में एंगेज करने जा रहे हैं तो हमें उसके एनवायरमेंटल जो स्टडीज है वो करना रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। इफ रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है, ऐसा हमें रिक्वायर्ड महसूस होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ डायरेक्शंस, कुछ पॉलिसीज, हमें कुछ प्लान्स हमें चेंज करने होंगे, तो ऑब्वियसली उसको रिवाइज किया जाएगा, जो स्टेप नंबर 3 में हमें लिख के दिया है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स एंड चॉइसेस। Next, strategic alternatives and choices is if available and required for the organization, then must apply that. अगर कोई strategic alternative and choices available है और हमें ऐसा है कि organizations के लिए वह जरूरी है, फॉर्म के लिए वह जरूरी है, तब उसको obviously उसको accept करना चाहिए। एंड देन आफ्टर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, और फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद से स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड देन द कंट्रोल ऑन द स्ट्रेटेजीज। ये 6 स्टेप आपको, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, मैंने मेन लेक्चर्स में बताया, और आपसे गुजारिश है कि आप इसको जरूर से आप पढ़ेंगे। मैं बोल भी दिया कि कौन सा पॉइंट आपको जरूर अपने बुक को ओपन करके पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी विजन और मिशन के बीच कई बार ना आपके एग्जाम्स में डिफरेंस लिखने के लिए भी आ जाता है। 2 मार्क्स का 3 मार्क्स में डिफरेंस लिखने के लिए भी आप लोगों को आ जाएगा। तो विजन और मिशन के बीच का डिफरेंस अपने देखते हैं, आइए, और डेफिनेशंस भी मैं इसका आपको बताने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? विजन क्या होता है? विजन देखिए, विजन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर। विजन क्या है? विजन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर। विजन क्या है? विजन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर। इट articulates the basic characteristics that shape organization strategy. It articulates the basic characteristics, फ्यूचर के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटेजी को शेप करेगा, स्ट्रेटेजी को बनाएगा। हम लोग अपने विजन के अकॉर्डिंग, फ्यूचर स्टेटमेंट हमारी क्या है, हमें कैसे ग्रो करना है, हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपने स्ट्रेटेजीज को सेट करते हैं। इट इंडिकेट्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड एंड व्हाट इट इंटेंड्स टू बी। ये क्या इंडिकेट करता है? विजन स्टेटमेंट क्या हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है और क्या वर्क करना चाहता है, कहां पे जाना चाहता है। It indicates where the organization is headed and what it intends to be in future. ये हमें विजन बताता है, अभी ऑर्गेनाइजेशन किस इंडस्ट्री में है और फ्यूचर में उस इंडस्ट्री में वह कैसा ग्रो करना चाहता है, उसके विजन स्टेटमेंट से ये बात पता चलता है। तो फ्यूचर क्या, विजन क्या होता है? विजन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर। इट आर्टिकुलेट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शेप द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर. It indicates the organization is headed. It indicates where the organization is headed and where the organization wants to go. Mission statement क्या होता है? Mission statement, mission क्या होता है बच्चों? Mission, it refers to the philosophy of business. Mission refers to the philosophy of business. Mission refers to the philosophy of business, to the static decision maker, to build the image of the company. Mission क्या है? It refers to the philosophy of the business, to the static decision maker, to build the image of the company. To build the image of the company. The corporate mission highlights the organization's self-concept and indicates the nature of product or services to be offered or rendered for fulfillment of the requirement of the customer as well as also for the community and society as a whole. बहुत लंबा बात लिख दिया यहाँ पर, देखिए। द कॉर्पोरेट मिशन जो है, कॉर्पोरेट मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट जानते हो आप। कॉर्पोरेट मिशन हाईलाइट्स द ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कंसेप्ट। किसको हाईलाइट करता है? ऑर्गेनाइजेशन के सेल्फ कंसेप्ट। एंड इंडिकेट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज
टू बी ऑफर्ड और रेंडर्ड, कौन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, किस नेचर का प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को ऑफर किया जाएगा। मिशन में ये बताता है कि हमारी मिशन क्या है, हम मिशन में ये बताते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज हम अपने कस्टमर्स को देने वाले हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस के कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर की जो भी बर्निंग रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके, एज वेल एज कम्युनिटी को, सोसाइटी को पूरी तरह से सर्व किया जा सके। तो मिशन स्टेटमेंट में कंपनी ये बताती है कि हम अभी जो वर्क कर रहे हैं और फ्यूचर में हम अपने कस्टमर्स के लिए क्या तरह के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे कस्टमर, सोसाइटी सबको बेहतर किया जा सकता है। ये उसकी मिशन स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शंस बिटवीन द स्ट्रेटेजिक विजन एंड अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम्स में पहले भी ये आया हुआ है। द डिस्टिंक्शंस बिटवीन the difference between the strategic vision and a company's mission statement. The difference between a strategic vision and a company's mission statement is fairly cut. A strategic vision portrays a company's aspirations for its future, where we are going, whereas a company's mission describes its purpose and its present business, who we are, what we do and why we are here. कंपनी का जो विजन स्टेटमेंट है ये बताता है कि कंपनी फ्यूचर में कहां जाने वाली है, वेयर वी आर गोइंग ये बताता है। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट इस बात को डिस्क्राइब करता है ना कि हमारी जो करंट पर्पस और हमारी करंट बिजनेस क्या है, और हम आने वाले टाइम पे हम अभी क्या है, हम क्या बिजनेस करते हैं, कैसे हम कस्टमर को सर्व करते हैं, उसका मिशन स्टेटमेंट में होता है। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट से को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि कंपनी का, मैंने बहुत सारे कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट आप लोगों को कॉपी पे लिखवाया भी था, ठीक है, और मैंने आपको निकाल के बहुत सारे कंपनी का वेबसाइट से भी दिखा रखा है ऑलरेडी ये चीज, तो आप जाके देख सकते हो। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट को देखने से ही पता चल जाता है कि वह किस लिए काम कर रहा है, उसका करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या वर्क, और फ्यूचर में विजन स्टेटमेंट से हमें कंपनी का फ्यूचर के बारे में पता चलता है। मिशन स्टेटमेंट से कंपनी क्या वर्क कर रहा है, किस तरीके से अपने कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये उसका मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशंस भी है, यहां पर मिसिंग है ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशंस। आप ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशन अपने बुक से पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशन को आप एक लाइन का है, उसको एकदम जो लाइन वहां पे बुक में दिया वैसे याद करने की कोशिश कर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टराइज्ड बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सच एज। ऑब्जेक्टिव्स का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टराइज्ड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सच एज द फैसिलिटेट टू अचीव मिशन एंड गोल्स। ये ऑब्जेक्टिव्स का फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स facilitate to achieve the mission and goals of the organizations. Objectives set the basis for the strategic decision making. Objectives अगर हम पहले से सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स ही हमें क्या करता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हमारे लक्ष्य ही नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है, तो हम कैसे भाई डिसीजन लेंगे, कैसे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। हमारे कुछ टारगेट तो होने पड़ेंगे, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होने पड़ेंगे। सो ऑब्जेक्टिव सेट द बेसिस फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेस सेट करता है कौन, ऑब्जेक्टिव सेट करता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंट्स। क्या मैंने बताया यहाँ पे आप लोगों को, मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्लियर द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ द बिजनेस एनवायरमेंट्स। ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। खाली ऐसा नहीं है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा बनाया जो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को ही खाली समझ में आता है और बाकी लोगों को खाली ऑर्डर किया जाता है कि तुम लोग काम करो, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं होता है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से बनाएंगे दैट ऑब्जेक्टिव्स विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय द एवरी मेंबर, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे विल वर्क टुवर्ड्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसा होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव्स बना दिया कि जिसको मेजर और कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स
हम सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स पास करेंगे, आप लोग बोलते हो हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स पास करना चाहते हैं, लेकिन भाई इसके लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क भी तो है कि कितने टाइम में पास करना है। ऐसा नहीं कि टर्म पे टर्म अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी कोई ऑब्जेक्टिव सेट करती है ना, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय हमेशा ये बोलते हुए नजर आएंगे आपको, बहुत टारगेट है, बहुत काम दे रही है कंपनी। अरे भाई, कंपनी एक टाइम फ्रेम में, एक टाइम मैनर में उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। समझ आया ना? तो ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव्स नहीं होना चाहिए जो कि चैलेंजिंग नहीं हो, चैलेंजिंग नहीं हो। ऑब्जेक्टिव्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ ऐसा ऑब्जेक्टिव्स बनाया जो इजीली अच्छे, वो तो हम कर लेंगे, आई एम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसा होना चाहिए? चैलेंजिंग होना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स चैलेंजिंग होना चाहिए। इसके बाद लेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट पे चले आओ। लेबल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस में कितने लेबल्स होते हैं, इस पॉइंट पे चले आओ। लेबल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, आयो मेरे बच्चों, लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देख पा रहे हो। पहला लेवल है कॉर्पोरेट लेवल। फर्स्ट लेवल क्या है? कॉर्पोरेट लेवल। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कॉर्पोरेट स्टाफ। ये कॉर्पोरेट लेवल जो मैनेजमेंट का होता है, उसमें कंपनी का सीईओ आता है, कंपनी के टॉप लेवल के सीनियर डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग इसमें आते हैं, और कॉर्पोरेट स्टाफ आते हैं। बिजनेस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? अ बिजनेस यूनिट इज अ सेल्फ कंटेंट डिविजन। बिजनेस यूनिट क्या होता है? सेल्फ कंटेंट डिविजन होता है, विथ इट्स ओन फंक्शंस। इन सबके अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा। ये होता है बिजनेस लेवल, दैट प्रोवाइड अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। और एक होता है फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में कौन आता है? फंक्शनल लेवल में आता है आपके यहाँ पर फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, कस्टमर सर्विस मैनेजर्स, परचेजिंग मैनेजर, दैट कंस्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिविजन्स, जो कंपनी के डिविजनल मैनेजर्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट हम लोगों का ये करना है स्वॉट एनालिसिस। इसके बाद जब हम लोग अगला चैप्टर करेंगे तो उसमें स्वॉट एनालिसिस के ऊपर और भी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। भाई ये सर एग्जाम्स में आता है क्या? बहुत ज्यादा इस पॉइंट से एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना? आपके एग्जाम्स में स्वॉट के ऊपर क्वेश्चंस बना के देगा ही देगा। एक स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ access to standard parts that normally fail in laptop, network of the trained employee who have thorough job knowledge, analysis, loyal available loyal customer, less time in delivery and perfect the commitment। ये कुछ हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है? हमने कुछ यहाँ पर ना स्ट्रेंथ लिख रखा है ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ, इसको और आगे चल के हम लोग ज्यादा अच्छे से करने वाले हैं अगले चैप्टर पे। access to a standard part that normally fails in laptop, network of trained employee who have thorough job knowledge, ये सब स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन का। अवेलेबल लॉयल कस्टमर, लेस टाइम इन डिलीवरी, परफेक्ट कमिटमेंट ऑफ द कंपनी, ये सब क्या होता है? कंपनी का स्ट्रेंथ होता है। कंपनी का स्ट्रेंथ होता है कि हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉय के नेटवर्क है, हमारे पास ये जॉब नॉलेज वाले पीपल्स हैं, लॉयल कस्टमर हमारे पास अवेलेबल है, डिलीवरी टाइम हमारा कम है, परफेक्ट कमिटमेंट हमारी कंपनी के अपने कस्टमर्स के टुवर्ड्स। तो ये हुआ स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फॉल्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कस्टमर्स, often leading to cost overruns while preventing the future repairs and calls, going beyond the scope of fault recognized by customers। कस्टमर जितना फॉल्ट एक्सेप्ट करते हैं उसके बियॉन्ड जाना, वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं? ब्रांचेज में भी ऑप्टेड इन स्कूल, कॉलेज, बिग कोचिंग सेंटर्स। बिजनेस कैन बी एक्सटेंडेड टू सेल ऑफ द रिवर्क्ड कंप्यूटर इन रेडी टू गोइंग मार्केट, प्रिवेंट मेंटेनेंस सर्विस, ये अपॉर्चुनिटीज है। ब्रांचेज में भी ओपेंड इन स्कूल, कॉलेजेस, बिग कोचिंग सेंटर्स। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकते हैं?
Business can be extended to sale of the reworked computer in ready and going market, preventing maintenance services, annual maintenance contract, upgrading compatibility, additions with the new peripherals etc. ये अपॉर्चुनिटीज, जैसे मान लो हमारी कंपनी है, हम लोग क्या है, एक बड़े से स्कूल है, तो स्कूल के पास और बिजनेस करने के क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, खाली बच्चों को एडमिशन देना, उनको पढ़ाना, उनसे फी कलेक्शन करना, यही अपॉर्चुनिटी है ना। कि अगर स्कूल चाहे तो अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज है। वो बच्चों को यूनिफॉर्म भी सेल कर सकता है, बैग्स भी सेल कर सकता है, बुक्स भी सेल कर सकता है अपने ब्रांचेज के थ्रू, जितने भी उनके ब्रांचेज हैं। अदर सर्विसेज, अगर बच्चे लोगों को टेक्नोलॉजिकल्स कोई मैटर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, तो उनको बोलेगा कि भाई हम तुमको टैबलेट लैपटॉप भी हम देंगे, हमारे एप्लीकेशंस के थ्रू आपको पढ़ाई करना है। तो बहुत सारे उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जिसमें एक बिजनेस में आप 2-4 अपॉर्चुनिटीज खोज के बाहर निकाल दो, ये होता है। थ्रेट क्या होता है? यूजलेस टैबलेट मार्केट also are created which is a threat to the long term survivals। ये कंप्यूटर से रिलेटेड बातों के ऊपर बोला है, इसको आप छोड़ो, अगले पॉइंट में मैंने SWOT एनालिसिस में बहुत अच्छे से मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक बिजनेस के बारे में जस्ट बताया है कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको और भी बहुत सारे बिजनेस का बताऊंगा, और इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, चैप्टर 2 पे जाकर के बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप अगले चैप्टर में आइए और अगले चैप्टर में आकर के इसको SWOT एनालिसिस को और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसको देखिए, ठीक है। क्लासेस लेकिन सारा आप देख करके रिविजन्स का खत्म कीजिए, ये आपको एग्जाम्स में 30 मार्क्स से जो आपको एग्जाम्स होंगे उसमें आपको 25+ मार्क्स लाने में एकदम ये हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।